हेलो एवरीवन, मैं कल्पना अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो चलिए देखते हैं आज का चैप्टर कि तो क्या है आज के आपके चैप्टर में। तो सबसे बढ़िया बात है आपकी इस चैप्टर में कि आज आपका क्लास 8 का जो है लास्ट चैप्टर है। क्लास 8 का आपका पूरा हिस्ट्री समाप्त हो चुका है, 12 नंबर चैप्टर है ना। इसको आज हम एक ही पार्ट में करेंगे क्योंकि क्लास 11 के चैप्टर को हम लोगों ने क्लास 11 के नहीं 11 नंबर चैप्टर को 2 पार्ट में किया था। बड़ा था चैप्टर, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, है ना। तो उसको 2-4 बार आप लोग देख लेना ताकि चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए, क्योंकि वो चैप्टर में जो चीज़ें दी हुई हैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो देखिए, स्वतंत्रता के बाद 1947 तक हम चीज़ें देख चुके थे। कहाँ तक? 1947 के बाद। आज हमें कहाँ से देखना है? 1947 के बाद कुछ चीज़ें घटी। 1948 में गांधी जी की मृत्यु हुई, है ना। और फिर आगे जो है शासन किस प्रकार से चला, क्योंकि जब अंग्रेज गए और 47 में जब भारत का विभाजन हुआ तो भारत और पाकिस्तान पूरी तरीके से टूट गया था। यहाँ तक कि इस तरीके से दंगे रहे कि लाखों 8-10 लाख लोग 8-10 लाख लोग जो हैं मारे गए, लाखों लोग मारे गए, लाखों लोगों के घर परिवार बर्बाद हुए, है ना। तो इस प्रकार से चीज़ें रहीं। किसी को घर छोड़ना पड़ा, किसी को काम छोड़ना पड़ा, कोई मुस्लिम है कोई हिंदू है, इस प्रकार से तमाम प्रकार के दंगे चले। तो क्या रहा, कैसी व्यवस्था रही, सरकार ने चीज़ों को कैसे संभाला, किस प्रकार से जो आज के हम राज्य पढ़ते हैं यूपी, एमपी, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलुगु, तो तमिलनाडु, केरल, ये सब जो राज्य हैं उस समय पर किस प्रकार से बटे, किस आधार पर बटे, किस तरीके से इसको बांटा गया, है ना। तो ये सब चीज़ें आपकी स्वतंत्रता के बाद हुई, है ना। तो अब चलिए इसको थोड़ा आगे देखते हैं। आगे देखेंगे, पेन को थोड़ा पतला कर लेती हूँ और इसको ब्लू कलर, है ना, ब्लू कलर। तो चलिए अब इसको थोड़ा आगे देखेंगे हम लोग कि क्या रही चीज़ें। एक नया और खंडित राष्ट्र, नया तो था लेकिन खंडित मतलब टूटा हुआ था, एकदम जर्जर स्थिति में था अपनी। अगस्त 1947 से जब भारत आज़ाद हुआ तो उसके सामने एक बड़ी चुनौती आई थी। बंटवारे की वजह से 80 लाख शरणार्थी पाकिस्तान से भारत आ गए थे। 80 लाख लोग पाकिस्तान से भारत ट्रांसफ़र हुए थे। 80 लाख, थोड़ी लाख 2 लाख की बात नहीं, 80 लाख लोग पाकिस्तान आए। इन लोगों के लिए रहने का इंतजाम करना और उन्हें रोजगार देना जरूरी था। भारत जब आए तो भारत सरकार की जिम्मेदारी थी कि इन लोगों को रहने के लिए जगह दी जाए और जो है इन लोगों को काम भी दिया जाए ताकि ये अपना पेट पाल सकें, खाने पीने के लिए थोड़ा कमा सकें। तो ये स्थिति उस समय की 80 लाख लोगों को अब रहने के लिए जगह चाहिए थी, तो काफ़ी जंगल साफ किए गए थे रहने के लिए। आगे देखिए, इसके बाद रियासतों की समस्या थी। तकरीबन 500 रियासतें राजाओं या नवाबों के शासन में चल रही थीं। जैसे ही अंग्रेज गए तो जो राजा थे, क्षेत्रीय राजा थे, वो अपनी छोटी छोटी जो है रियासतें चला रहे थे। अब क्या था इनका, सरकार इनसे लड़ती क्या, ये तो अपने लोग हैं। अब इनकी भी समस्या लगती। इन सभी को नए राष्ट्र में शामिल होने के लिए तैयार करना एक टेढ़ा काम था। मतलब देखिए, इंडिया है आपका, मान लीजिए ये है इंडिया। अब 1 रियासत, 2 रियासत, 3 रियासत, इस प्रकार से थी। तो रियासत का मतलब ये है कि अगर इस क्षेत्र में राजा है, 1 मिनट के लिए आप देखिए कि इस क्षेत्र में राजा है इस वाली रियासत में, तो वो इसी रियासत को अपना राज्य मानेगी, अपना देश मानेगी। अगर आप उससे कहें भाई इसमें शामिल हो जा तू, मैं क्यों हो जाऊँ, ये मेरा राज्य है, मुझे अपने हिसाब से चलाना। यानी सबको एक तरीके पे लाना और एक जैसी उन लोगों के माइंड में सोच विकसित करना कोई आसान काम नहीं था कि आप लोग आइए और शामिल हो जाइए। बहुत बड़ी बात थी इस चीज़ को लेकर, है ना। तो बहुत टेढ़ा काम था। शरणार्थियों और रियासतों की समस्या पर फौरन ध्यान देना लाजमी था। लंबे दौर में इस नवजात राष्ट्र को एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था भी विकसित करनी थी जो यहाँ के लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं को अच्छी तरह से व्यक्त कर सके। नवजात राष्ट्र था उस समय पे। अब देखिए, ये जो फोटो दिखाई गई है महात्मा गांधी को जब 1948 में जो है मृत्यु हो गई महात्मा गांधी की, तो ये इलाहाबाद का सीन दिखाया गया है। इलाहाबाद में इनकी अस्थियां बहाने गए थे। देखिए, मतलब जहाँ तक सभी लोगों, इतनी अधिक मात्रा में भीड़ हुई थी वहाँ पे, क्या हद से ज़्यादा। देखिए, अपनी अभी स्वतंत्रता को 6 महीने भी नहीं हुए कि सारा राष्ट्र गहरे शोक में पड़ गया। 30 जनवरी स्वतंत्रता आपको कब मिली? 15 अगस्त 1947 अगस्त में, है ना।
और गांधी जी की मृत्यु कब हो गई? 30 जनवरी 1948 को गांधी जी को बंदूक मार दी गई, है ना। कट्टर विचारों वाले नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या कर दी। वह गांधी जी की इस दृढ़ विश्वास से मतभेद रखता था कि हिंदुओं और मुसलमानों को सद्भावना बनाते हुए इकट्ठे रहना चाहिए। उसको ये चीज़ अच्छी नहीं लगती थी कि हिंदू और मुस्लिम साथ में रहें, इस चीज़ का वो कट्टर विरोधी था, उसको सख्त नफरत थी इस चीज़ से, है ना। उसी शाम हक्के बक्के राष्ट्र ने आकाशवाणी पर जवाहरलाल नेहरू का भावुक भाषण सुना और उन्होंने बोला, जवाहरलाल नेहरू ने, दोस्तों साथियों, हमारी ज़िंदगी की रोशनी बुझ गई और चारों तरफ अंधेरा हो गया। हमारे प्रिय नेता राष्ट्रपिता अब नहीं रहे। गांधी जी को राष्ट्रपिता बोला जाता था। तो ये सीन दिखाया गया है जब इनकी इलाहाबाद में महात्मा गांधी की अस्थियों को विसर्जित करने गए थे ये लोग, है ना। तो गांधी जी को गोली किसने मारी थी? नाथूराम गोडसे ने। 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की मृत्यु हो चुकी थी। 1947 में भारत की आज़ादी काफ़ी बड़ी थी, तकरीबन 34.5 करोड़। यह आबादी भी आपस में बटी हुई थी। इसमें ऊंची जाति नीची जाति। भारत में जो आबादी थी 34.5 लाख की थी, करोड़ की थी, है ना, 34.5 करोड़ की थी। अब इसमें भी लोग बाग अपना अपना माहौल बना के चलते थे। कैसा माहौल बना के? ऊंची और नीची जातियों के आधार पर खुद को बांट रखा था। हिंदू समुदाय और अन्य धर्मों के मामले में भी खुद को बांट रखा था। इस विशाल देश के लोग तरह तरह की भाषाएं बोलते थे। उनके पहनावों में भारी फर्क था। उनके खान पान और काम धंधों में भारी विविधता थी। इतनी विविधता वाले लोगों को एक राष्ट्र राज्य के रूप में कैसे संगठित किया जा सकता था? मतलब इस प्रकार से विविधताएं थीं। और अब आप कहें कि हमारा हिंदुस्तान, हमारा भारत एक है, तो उस समय पे स्थिति बड़ी मुश्किल थी लोगों को इकट्ठा करना, है ना। लोग वाग जाति के आधार पर अलग थे, ऊंच नीच के आधार पर अलग थे, धर्म के आधार पर अलग थे। और जो ये छोटे छोटे राजा निकले रियासतों में, उनकी तो बात ही अलग थी, उनका तो अपना ही राज्य था, है ना। एकता की समस्या के साथ ही विकास भी एक बड़ी समस्या थी। पहले तो हमें ये देखना है कि हम एक राष्ट्र बनाएं, पूरा भारत या हिंदुस्तान नाम का, और दूसरी बात हमें इसका विकास भी तो करना है। तो ये भी चीज़ भी तो लेके चलनी थी। किस तरीके से चीज़ें स्थिति थी? 80 लाख लोग पाकिस्तान से भारत ट्रांसफ़र हुए, उनके रहने खाने का इंतज़ाम, हर चीज़ का इंतज़ाम, है ना। सबको घर भी देना था रहने के लिए, सबको काम भी देना था, रोजगार भी देना था। स्वतंत्रता के समय भारत की एक विशाल संख्या गाँव में रहती थी। आजीविका के लिए किसान और काश्तकार बारिश पर निर्भर रहते थे। यही स्थिति अर्थव्यवस्था के गैर कृषि क्षेत्रों की थी। गैर कृषि क्या क्षेत्र थे? देखिए, अगर फसल चौपट हो जाती है तो नाई बढ़ई बुनकरों अन्य कारीगरों की आमदनी पर भी संकट पैदा होता था। अगर फसल नहीं है, देखिए सबसे बड़ी चीज़ है किसान। फसल है, फिर फसल बिकेगी, खाने के लिए हमको मिलेगा, चाहे बढ़ई हो, चाहे नाई हो, चाहे बुनकर हो, खाने के लिए उसको चाहिए ही। अगर फसल खराब होगी तो उसको खाने के लिए नहीं मिलेगा, है ना। तो इनके जो है आमदनी पर भी संकट आता था। शहरों में फैक्ट्री मजदूर भीड़ वाली झुग्गी बस्तियों में रहते थे, जहाँ शिक्षा या स्वास्थ्य सुविधाओं की खास व्यवस्था नहीं थी। इस विशाल आबादी को गरीबी के चंगुल से निकालने के लिए न केवल खेती की उपज बढ़ाना जरूरी था, बल्कि नए उद्योगों का निर्माण भी करना था, जहाँ लोगों को रोजगार मिल सके। एकता और विकास की प्रक्रिया को साथ साथ चलना था। अगर भारत के विभिन्न तबकों के बीच मौजूद मतभेदों को दूर न किया जाता तो वे हिंसक और बहुत खतरनाक टकरावों का रूप ले सकते थे। लिहाजा ऐसे टकराव देश के लिए महंगे भी पड़ते थे। कहीं ऊंची जाति तो कहीं नीची जाति के बीच, कहीं हिंदू और मुसलमानों के बीच टकराव होते रहते थे। कहीं किसी वजह से, कहीं किसी वजह से तनाव की आशंका बनी रहती थी। दूसरी तरफ अगर आर्थिक विकास के लाभ आबादी के बड़े हिस्से को नहीं मिलते तो ज़्यादा भेदभाव पैदा हो जाता। पैसे की स्थिति में ऊंच नीच आ जाती। ऐसी स्थिति में अमीर और गरीब, शहर और देहात, संपन्न और पिछड़े इलाकों का फर्क पैदा हो सकता था। है भी, कौन सा है नहीं। आगे देखिए, नए संविधान की रचना, तो संविधान भी तो रचा चाह रहा था उस समय पे, है ना। तो देखिए, संविधान 1946 से नवंबर 1949 के बीच तकरीबन 300 भारतीयों ने देश के राजनीतिक भविष्य के बारे में लंबा विचार विमर्श किया। यद्यपि इस संविधान सभा की बैठकें नई दिल्ली में आयोजित की जाती थी। राजधानी थी ना दिल्ली, तो बैठकें कहाँ होंगी? दिल्ली में होंगी, है ना। परंतु इसके सदस्य पूरे देश में फैले हुए थे। एक तो उन्हें पूरे देश की स्थिति भी तो देखनी थी। अगर पूरे देश की आप स्थिति लेके चलेंगे तभी तो आप एक अच्छे संविधान की रचना कर सकते हैं। तो इसके जो सदस्य थे वे ऑल टोटल पूरे देश में फैले हुए थे, ताकि हमें स्थिति पता चले हर पूरे देश में, हर राज्य की, हर व्यक्ति की, हर जाति की, है ना। हर चीज़ को लेकर चलना था। वे बहुत सारी राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधि थे। इन्हीं चर्चाओं के फलस्वरूप भारत का संविधान लिखा गया, जिसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। याद रखिएगा, सीधे एग्जाम में पूछता है।
संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950। आगे देखिए, हमारे संविधान की एक खासियत थी कि उसमें सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रावधान था। सार्वभौमिक वयस्क, जो वयस्क व्यक्ति है, जो मतलब मतदान करने के लिए एज उसकी हो चुकी है मतदान के लिए, तो क्या था? सार्वभौमिक। सार्वभौमिक से मतलब सब लोग मत देंगे। ऐसा नहीं है कि जेंडर के हिसाब से उसको हटा दिया जाए, मेल फीमेल करके, कि फीमेल है तो उसको वोट देने का अधिकार नहीं है, या फिर आप ऊंच नीच यानी जाति के हिसाब से हटा दें कि नीची जाति का व्यक्ति है तो उसको वोट देने का अधिकार नहीं है, या फिर आप इस तरीके से वो अमीर है या गरीब तो नहीं हटा सकते थे। क्या था? सार्वभौमिक। सार्वभौमिक का मतलब क्या है? पूरा, समूचा। देखिए इधर पे, सभी वयस्क नागरिकों को मत देने का अधिकार था। आगे देखिए क्या है, इसका मतलब यह था कि 21 साल से ज़्यादा उम्र के सभी भारतीयों को प्रांतीय और राष्ट्रीय चुनाव में वोट देने का अधिकार था। यह एक क्रांतिकारी कदम था। इससे पहले कभी भी भारतीयों को खुद अपने नेता चुनने का अधिकार नहीं मिला था। पहले क्या थे? पहले अंग्रेज थे। इससे पहले जो है भारतीयों को नेता चुनने का अधिकार मिला ही नहीं है। ब्रिटेन और अमेरिका जैसे अन्य देशों की जनता को यह अधिकार टुकड़ों टुकड़ों में ही दिया गया था। इकट्ठा एकदम से कोई चीज़ नहीं होती कि आप सोचें, हर चीज़ टुकड़ों में होती है, स्टेप बाय स्टेप। वहाँ सबसे पहले संपन्न पुरुषों को वोट देने का अधिकार मिला था। पहले मतलब बड़े लोग जो फैसला लेते थे, जो ऑफिसर्स थे या फिर जो बड़ी जाति के लोग थे, उन लोगों को वोट देने का अधिकार मिल गया। नीची जाति से कोई मतलब नहीं है। उनका क्या था? जैसा हम कहेंगे वैसे आप चलेंगे, तो फिर उनकी आप राय क्यों लेंगे? इनका कहना था, तो उनसे वोट क्यों डलवाएंगे? इसलिए उनको अधिकार नहीं दिया था। इसके बाद शिक्षित पुरुष को भी मत अधिकार देने का अधिकार मिला इन लोगों को। पहले संपन्न पुरुषों को यानी जो बड़े लोग थे, फिर शिक्षित लोगों को, है ना, मजदूर पुरुषों को काफ़ी लंबे संघर्ष के बाद मत अधिकार मिला। अभी देखना, पुरुष की बात चल रही है, अभी महिलाओं को मत अधिकार मिला ही नहीं, है ना। तो देखिए, महिलाओं को सबसे अंत में मताधिकार मिला, वह भी लंबे जुझारू संघर्ष के बाद। इसके विपरीत भारत में आज़ादी के कुछ ही समय बाद ये फैसला ले लिया गया कि देश के सभी स्त्री पुरुषों को यह अधिकार दिया जाना चाहिए, भले ही वे अमीर हो, गरीब, पढ़े लिखे हो या अनपढ़ हो। अब ये चीज़ मायने नहीं रखती थी, सिर्फ मायने रखती थी वो भारत का नागरिक हो, 21 साल का हो तो उसको वोट देने का अधिकार मिलेगा, चाहे वो अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे पैसे से अमीर गरीब है, या फिर जाति से नीची जाति का है या ऊंची जाति का। ये चीज़ अब मायने नहीं रख रही थी। संविधान की दूसरी विशेषता यही थी, मतलब ये चीज़ संविधान में मत अधिकार दे दिया आपको, सार्वभौम। अब दूसरी विशेषता क्या है संविधान में? उसमें तमाम जातियाँ, धर्म या किसी भी तरह की पृष्ठभूमियों से संबंध रखने वाले सभी नागरिकों को कानून की नज़र में समान माना जाता है। कानून की नज़र में सबको समान माना जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप प्रधानमंत्री हैं, आपने क्या किया, आपने मर्डर कर दिया, आपको कुछ नहीं बोला जाएगा। आप बहुत ऊंची जाति के ब्राह्मण हैं, आपने मर्डर कर दिया, आपको कुछ नहीं बोला जाएगा। तो ऐसा नहीं होता था। अगर आप अपराधी हैं तो कानून की नज़र में आप सब एक जैसे हैं, है ना। भारत के कुछ लोग चाहते थे कि भारत की राजनीतिक व्यवस्था हिंदू आदर्शों पर आधारित हो और भारत को एक हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है कि भारत को एक हिंदू राष्ट्र घोषित किया गया है संविधान के द्वारा, है ना। अपनी बात के समर्थन में उन्होंने पाकिस्तान का उदाहरण दिया, जिसका गठन ही एक खास समुदाय, पाकिस्तान का गठन इसी चीज़ के लिए हुआ था कि वहाँ पर मुसलमान हैं, पाकिस्तान और बांग्लादेश का, है ना। तो देखिए, मुसलमानों के हितों की रक्षा के लिए किया गया था। परंतु भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का स्पष्ट मत था कि भारत हिंदू पाकिस्तान नहीं बन सकता और ना ही बनना चाहता है। जो पाकिस्तान है आज की डेट का, इसको तो मुस्लिम पाकिस्तान हो गया, है ना। तो जो आपके प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री हैं, है ना, जवाहरलाल नेहरू, तो उन्होंने कहा हम भारत को हिंदू पाकिस्तान नहीं बनाएंगे, नाम बनाना चाहते हैं, मतलब हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं करेंगे। मुसलमानों के अलावा भारत में सिख, ईसाई भी बड़ी संख्या में थे। सिख आपके पंजाब में मिल जाएंगे, है ना। आगे देखिए, इसके अलावा पारसी, जैन, भारत में बहुत सारे धर्म हैं और भारत हर धर्म की रक्षा करता है और उसका सम्मान करता है संविधान के द्वारा, लेकिन अधिक मात्रा में हिंदू हैं। आगे देखिए, इसमें क्या है कि पारसी, जैन और अन्य धर्म के लोग भी हैं। नए संविधान में इन सभी समुदाय के लोगों को भी वही अधिकार दिए गए जो अधिकार हिंदुओं को दिए गए थे, चाहे सरकारी हो या निजी सरकार क्षेत्र की नौकरियों का सवाल हो या कानून से संबंधित कोई मामला हो। इन सभी समुदायों के लोगों को भी वैसे ही अवसर देने का प्रावधान किया गया जैसे कि हिंदुओं को। ऐसा नहीं था कि आप धर्म, जैसे मान लीजिए ईसाई धर्म है, ईसाई धर्म के लोग कम है तो आप उनको अधिकार कम देंगे,
ऐसी चीज़ नहीं थी, है ना। आगे देखिए क्या है, संविधान की तीसरी विशेषता क्या थी। तो पहली विशेषता सार्वभौमत अधिकार, दूसरी विशेषता जाति धर्म इन सब चीज़ों के आधार पर, लिंग जाति धर्म के आधार पर सब लोगों को समान माना गया। अब संविधान की तीसरी विशेषता निकाल के क्या आती है कि इसमें समाज के निर्धन और सबसे वंचित तबकों के लिए विशेष सुविधाओं की व्यवस्था की गई थी। भारत के सम्मान और कलंकित करने वाली छुआछूत की चलन को खत्म कर दिया गया। भारत के सम्मान और को कलंकित करने वाली छुआछूत को भी खत्म कर दिया। किसने? संविधान ने। अब तक हिंदुओं के मंदिरों में केवल ऊंची जाति के लोग जाते थे, लेकिन अब सभी लोगों के लिए दरवाजे खोल दिए गए जिन्हें अब तक अछूत माना जाता है। अभी आप साउथ में भी जाएंगे ना, केरल एरल में बड़े बड़े तमिलनाडु में मंदिर हैं, वहाँ पे आज भी औरतों को नहीं जाने दिया जाता है। आज भी उस पर मुकदमा चल रहे हैं, है ना। केस कोर्ट आपको आज भी आप न्यूज़ चैनल पे देखेंगे तो देखने को मिलेंगे। आज भी कोर्ट केस तमिलनाडु के और केरल के मंदिरों पर चलते रहते हैं। तो क्या हुआ, छुआछूत को दूर किया, और छुआछूत को दूर करने के बाद मंदिर के जो दरवाजे हैं वो सब जाति के लिए खोल दिए गए। अब वे भी मंदिरों में जा सकते हैं। एक लंबी बहस के बाद संविधान सभा ने यह भी तय किया कि विधायिका की कुछ सीटों और सरकारी नौकरियों में कुछ हिस्सा निचली जातियों को दिया जाए। निचली जातियों को, जो आपका रिजर्वेशन होता है ना, जनरल ओबीसी SC ST वाला, वो इसी कारण से है कि नीची जाति के लोग थोड़ा ऊपर आए, उनको बराबरी का दर्जा मिले, है ना, कि सदस्यों के लिए आरक्षित किया जाए। कुछ लोगों की दलील थी कि अछूत, जिन्हें उस समय हरिजन कहा जाता था, हरिजन हम बोलते हैं, है ना, और हरिजन महात्मा गांधी ने नाम दिया था। इन्होंने बोला था हरि के जन, हरि मतलब राम, और जन मीन्स जनता, तो हरि के जन बोला था किसने? महात्मा गांधी ने, नीची जाति के लोगों को, इसलिए इसको आज हरिजन कहते हैं हम लोग। देखिए आगे देखिए, उम्मीदवारों के पास इतनी अंक या शैक्षणिक योग्यता नहीं होती थी कि वह भारतीय प्रशासनिक सेवा जैसे प्रतिष्ठित नौकरियों में जा सकें। यानी ISPCS की जैसे जो आज हम लोग एग्जाम देते हैं, उस समय पे भी होता था। तो नीची जाति के लोगों में इतनी बौद्धिक क्षमता, उस समय पे इतनी बौद्धिक क्षमता नहीं थी, इतने अंक नहीं थे कि वो प्रशासनिक सेवाओं में जा सकें। परंतु जैसे कि संविधान सभा के सदस्य HJ खांडेकर ने कहा, इन्होंने बहुत अच्छी बात कही है, इसको देखिए, हरिजनों की अक्षमता के लिए ऊंची जातियां जिम्मेदार हैं। नीची जाति में जो अक्षमता है, लोग आगे नहीं आना चाहते, इसके लिए ऊंची जाति ही जिम्मेदार है। इन्होंने बोला, आपने अपनी सुविधा संपन्न सहकर्मियों को संबोधित करते हुए खांडेकर ने कहा, क्या कहा? हमें, नीची जाति के होंगे खांडेकर, हमें हजारों सालों तक दबा कर रखा गया है। एक कहानी सुनाई जाती है कि एक हाथी के बच्चे को एक पेड़ से आपने बांध दिया, चैन से उसका पैर बांध दिया, है ना, तो वो क्या करता है, उस चैन को तोड़ने की कोशिश करता है बचपन में, और वो लाइफ टाइम वहीं से बंधा रहेगा। अब बचपन में उसने कोशिश की कि वो चैन को तोड़ देगा, लेकिन उससे चैन नहीं टूटी। अब वो बड़ा हो गया, बड़ा होने के बाद वो उस चैन को तोड़ने की कोशिश नहीं करता है। क्यों? क्योंकि उसको क्या लगता है, जब ये मुझसे तब नहीं टूटी तो अब भी नहीं टूटेगी। हालांकि अब वो बड़ा हो चुका है, लेकिन उसकी मानसिकता में क्या है, मानसिकता में उसने ये चीज़ बिठा रखी है कि जब बचपन में ये चेन तब भी नहीं टूटी, अब भी नहीं टूटेगी मुझसे, है ना। तो यही चीज़ थी नीची जाति के लोगों में कि हमें हजारों सालों तक दबा के रखा गया है। आप लोगों ने हमें अपनी सेवा में लगाए रखा और हमें इस कदर दबाया कि अब ना केवल हमारे मस्तिष्क और शरीर, बल्कि हमारा हृदय भी काम नहीं करना चाहता, ना ही आगे बढ़ पाने में सक्षम है ना। तो ये चीज़ क्या हुई, नीची जाति के लोगों के दिमाग में आती रही। आगे देखिए और क्या बोला इन्होंने, भूतपूर्व अछूतों के साथ साथ आदिवासियों या अनुसूचित जनजातियों को भी विधायिका और नौकरियों में आरक्षण दिया गया, है ना, इनको भी दिया गया। अनुसूचित जातियों की तरह इन भारतीयों को भी वंचित रखा गया और उनके साथ भेदभाव किया गया था। आदिवासी आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं और शिक्षा से वंचित थे। उनकी ज़मीन और जंगलों पर समुदाय से बाहर के ताकतवर लोगों पर कब्जा होता जा रहा था। संविधान से उन्हें जो नए अधिकार मिले, उनका उद्देश्य इस स्थिति में सुधार लाने का था। इनसे जो अधिकार छीन लिए गए थे जनजातियों से, इनके वापस इनको अधिकार दिए गए संविधान के द्वारा। संविधान सभा के सदस्यों ने केंद्र और राज्य सरकारों की शक्तियों और अधिकारों के बंटवारे पर भी लंबी चर्चा की। कुछ लोगों का मानना था कि केंद्र के हित सबसे महत्वपूर्ण होने चाहिए, है ना,
उनका कहना था कि यदि केंद्र मजबूत होगा तो तभी वह पूरे देश की उन्नति के लिए सोचने और योजना बनाने में सक्षम होगा। सही बात है। देखिए, केंद्र राजधानी मजबूत है, वहाँ से चीज़ें सही हो रही हैं तो पूरा देश अच्छे से रन किया जा सकता है ना। कई अन्य सदस्यों का मानना था कि राज्यों को ज़्यादा स्वायत्तता और आज़ादी मिलनी चाहिए। मैसूर के एक सदस्य का कहना था कि मौजूदा व्यवस्था में लोकतंत्र दिल्ली में केंद्रित है और इसलिए बाकी देश में वह इसी भावना और अर्थ में साकार नहीं हो रहा है। मतलब इनका कहना था, एक मैसूर के एक व्यक्ति थे, उनका कहना था कि पूरी दिल्ली में आपने लोकतंत्र को केंद्रित कर रखा है लेकिन पूरे देश को आपने बांध रखा है, पूरे देश में आपने छूट नहीं दी हुई है। इन्होंने इस चीज़ को बोला। अभी क्या दिया हुआ है देखिए, संविधान सभा भीमराव अंबेडकर, इधर से देख लीजिए। मद्रास के एक सदस्य का आग्रह था कि राज्य स्तर पर लोगों की कुशल क्षेम का प्रारंभिक भार प्रांतीय सरकारों के ऊपर ही होना चाहिए। इन मतभेदों को दूर करने के लिए संविधान में विभिन्न विषयों को 3 सूचियों में बांटा गया। इसको हम संविधान में पढ़ेंगे डिटेल से। कौन कौन सी सूची होती हैं? केंद्रीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। इन सूचियों में क्या होता है? केंद्रीय सूची है तो केंद्र पर ओनली केंद्र जिन कामों पर डिसीजन ले सकती है, ओनली केंद्र जिन काम को कर सकती है, वो केंद्रीय सूची में आपको देखने को मिलेगी। राज्य सूची में ऐसे कुछ काम जो सिर्फ राज्य कर सकते हैं, केंद्र को कोई मतलब नहीं है, राज्य खुद डिसीजन लेगा। और कुछ ऐसे वर्क होते हैं जिनको केंद्र और राज्य को बैठ के बात करनी पड़ती है, इसके बाद ही डिसीजन होगा कि हाँ ये वर्क किया जाए। जैसे केंद्रीय में कराधान, जैसे अगर टैक्स वसूलना है तो वो केंद्र के अनुसार ही वसूला जाएगा। रक्षा देखिए अलग अलग राज्य नहीं करेगा। रक्षा क्षेत्र या आर्मी नेवी, इन सब चीज़ों की बात करें तो ये पूरा जो है इसकी पूरी बागडोर पुलिस को छोड़ के, पुलिस को आप रक्षा वाले मेरे सेक्शन में नहीं रख सकते, ठीक है, पुलिस राज्यों का कार्य है। तो रक्षा वाला जो था, रक्षा किसको दी गई? केंद्र को दी गई। अब देखिए विदेशी मामले हैं तो एक हमारा राज्य यूपी एमपी उठ के नहीं चला जाएगा, भाई विदेश चला गया वहाँ से जाके उसने अपना काम करवा लिया, नहीं, केंद्र जाएगा। तो विदेशी मामले केंद्र को दिए गए। इसके बाद ये ऐसे विषय थे जो केवल केंद्र सरकार के अधीन आते थे। राज्य सूची में शिक्षा, आप स्कूलों को इम्प्रूव कीजिए, आप स्वास्थ्य को कीजिए, पुलिस भी आपकी शिक्षा का राज्य का काम है। जैसे आप देखेंगे पुलिसकर्मी जो होते हैं, एग्जाम फॉर्म निकलते कैसे निकलते? यूपी पुलिस, एमपी पुलिस, छत्तीसगढ़ पुलिस निकलते ना, यानी राज्य का काम है। इसके बाद कुछ ऐसे विषय होते हैं जो राज्य और केंद्र दोनों की जिम्मेदारी होती है। जैसे अगर आप बात करें तो वन है ना, कृषि का विषय, तो ये चीज़ें होती हैं। इसके बारे में केंद्र और राज्य दोनों संयुक्त रूप से फैसला ले सकते हैं। अंग देखिए संविधान सभा में, अंग देखिए इसको थोड़ा देखिए इधर पर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 1891 से 1856 को प्यार से लोग बाबा साहेब के नाम से पुकारते थे। वह एक मराठी भाषी दलित परिवार के थे। भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर अंबेडकर एक जाने माने वकील और अर्थशास्त्री थे। उन्हें दलितों का एक महान नेता और भारतीय संविधान का जनक माना जाता है। भारतीय संविधान का पिता भीमराव अंबेडकर को बोला जाता है, इस चीज़ को याद रखना। और ये दलित नेता थे, है ना, लेकिन पढ़ने में बहुत होशियार थे, महाराष्ट्र के थे, मराठी थे। आगे देखिए क्या है। संविधान सभा में भाषा के सवाल पर तीखी बहस हुई। बहुत सारे लोगों का मानना था कि अंग्रेजों के साथ अंग्रेजी भाषा को भी विदा कर दिया जाना चाहिए। मतलब जो संविधान लिखा गया भारत का, हिंदी में नहीं लिखा गया था ना, संस्कृत में। सबसे पहले इसको जो है इंग्लिश में लिखा गया था, मूल संविधान को। याद रखिए इस चीज़ को, एग्जाम में पूछ लेता है कभी कभी कि जो हमारा मूल संविधान लिखा था, ज़्यादातर लोग उसमें संस्कृत में आंसर लगा देंगे, नहीं, इंग्लिश में लिखा गया था हमारा मूल संविधान। देखिए आगे, तो इन्होंने बोला कि अंग्रेज चले गए, अंग्रेजी भाषा को भी विदा कर दीजिए। उनका कहना था कि अंग्रेजी की जगह हिंदी को अपनाया जाना चाहिए, हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में इन्होंने बोला कि बोलना चाहिए। परंतु जो लोग हिंदी नहीं बोलते थे, हिंदी नहीं बोलने से मतलब है, आज भी अगर आप साउथ में जाएंगे, देखिए नॉर्थ के 9 राज्य लगभग, है ना, 9 राज्यों में हिंदी बोली जाती है। जैसे आपका पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, पंजाब, दिल्ली, है ना, तो ये पूरे 9 राज्य हैं टोटल। इनमें क्या बोला जाता है? आपकी हिंदी बोली जाएगी। लेकिन अगर साउथ की बात करें तो वहाँ पे तो हिंदी किसी को बोलना नहीं आती, ना उनको समझ में आती है। आप पश्चिम बंगाल की भी बात करें तो वहाँ पे भी बंगाली बोली जाती है ना। तो इंग्लिश एक ऐसी भाषा है जो ऑल इंडिया चलती थी। हिंदी सिर्फ आपकी नॉर्थ में मिलेगी, साउथ में नहीं मिलेगी, है ना। तो अब देखिए क्या था कि उनकी राय अलग थी।
संविधान सभा में बोलते हुए टीटी कृष्णा रामाचारी ने दक्षिण के लोगों की ओर से चेतावनी दी। इन्होंने बोला दक्षिण भारत में जो लोग हैं कि अगर उन पर हिंदी थोपी गई तो वहाँ के बहुत सारे लोग भारत से अलग हो जाएंगे। इस विवाद से बचने के लिए आखिरकार बीच का रास्ता निकाल लिया गया। संविधान निर्माताओं ने हिंदी को भारत की राजभाषा का दर्जा दे दिया। क्या किया? हिंदी को राजभाषा बोल दिया, क्योंकि देखिए अधिकतर क्षेत्र में हिंदी बोली जाती है, अधिकतर लोग हिंदी बोलते हैं भारत में, इसलिए इसको राजभाषा बोल दिया गया। जबकि अदालतों, सेवाओं, विभिन्न राज्यों के बीच संचार, एक मान लीजिए यूपी का कोई व्यक्ति है, उसको केरल से बात करनी है, केरल के राज्य में कोई काम है या बात करनी है, तो वो लोग तो एक दूसरे की भाषा ही नहीं समझ पाएंगे, इसलिए दोनों को इंग्लिश आती है तो आराम से आप बात कर सकते हैं। ये चीज़ थी। तो दो राज्यों के बीच के संचार की भाषा और सेवा, अदालतें यानी कामकाज की भाषा इंग्लिश ही बताई गई। आगे देखिए, संविधान की रचना में बहुत सारे भारतीयों ने योगदान दिया। इनमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान संभवतः भीमराव अम्बेडकर का था, जो संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। एग्जाम में पूछता है कि संविधान की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, और जिनके नेतृत्व में दस्तावेज को अंतिम रूप दिया गया था। संविधान सभा के सामने अपने आखिरी भाषण में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा कि राजनीतिक लोकतंत्र के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र भी जरूरी है। राजनीतिक लोकतंत्र ठीक है, लेकिन हमें आर्थिक और राजनीतिक लोकतंत्र भी चाहिए, है ना। आर्थिक और सामाजिक, ऐसा नहीं है कि समाज में किसी ऊंची जाति व्यक्ति जो है नीची जाति को दबा के रख सकता है, ऐसा नहीं है। यानी हमें ऑल टोटल लोकतंत्र चाहिए। यदि लोगों को वोट डालने का अधिकार दे दिया जाता है तो इससे अमीर गरीब या ऊंच नीच जातियों का फासला अपने आप खत्म नहीं होगा। ये हमें खुद चीज़ें करनी होगी। ये तो सरकार ने हमें दे दिया कि आप सब लोग वोट डालने आइए, दे दिया हम लोगों को, हम चले जाएंगे, लेकिन हमें अपने माइंड से अपने विचार जो है क्या करने पड़ेंगे, विचारों को विकसित करना पड़ेगा कि एक पर्सन है, वो पर्सन है, ना कि ऊंची जाति का ना ही नीची जाति का, व्यक्ति है, बात खत्म। ये तो हम लोगों ने बांट रखा है, भगवान ने नहीं बांट के दिया था कि आप ऊंची जाति में आ जाएंगे, आप ओबीसी में, आप जनरल में, आप एससी एसटी में। ये तो सब हमारे दिमाग की उपज है। तो भीमराव अम्बेडकर ने यही चीज़ बोली कि हमने अधिकार दे दिया, इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ ठीक हो गया। आप लोगों को अपने माइंड में भी इन चीज़ों को विकसित करना होगा। उन्होंने कहा कि नए संविधान के साथ भारत अंतर्विरोधी की एक नए युग में प्रवेश करने जा रहा है। राजनीति में हमारे पास समानता होगी और सामाजिक और आर्थिक जीवन में हम असमान की राह ही चलेंगे। असमान की राह का मतलब है अपने दिमाग को आप लोग सही कीजिए। जो ऊंची जाति के लोग हैं वो अपने इस चीज़ को करें कि नीची जाति के लोगों से ऐसा नहीं है कि आप छुआछूत माने। तो ये चीज़ बोली। राजनीति में हम एक व्यक्ति, एक वोट और एक मूल के सिद्धांत का पालन करेंगे। इसके विपरीत अपनी सामाजिक और आर्थिक संरचना के फलस्वरूप हम सामाजिक और आर्थिक जीवन में एक व्यक्ति, एक मूल के सिद्धांत का निश्चित करते रहेंगे। सही बात बोली थी। सही बात क्या बोली थी? 1947 में तो आज़ादी मिली, है ना। 1947 में अगर आप बात करें तो 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, 1950 को, है ना। लेकिन अगर आप छुआछूत की बात करें, ऊंच नीच की बात करें तो आज भी है ना। कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पे औरतों को सम्मान नहीं मिलता है। कई ऐसी जगह हैं जहाँ लोगों से छुआछूत वाला माहौल है। तो वही चीज़ भीमराव अम्बेडकर ने बोली थी कि जो एक व्यक्ति, एक मूल के सिद्धांत का, ये जो चीज़ें हैं आर्थिक जीवन में, ये हमें आपसी में नहीं मिल पाएंगी। ये तो हमने संविधान के जरिए दे दिया, तो आप वोट डाल सकते हैं। चलिए देखिए आगे इसमें क्या था। राज्यों का गठन कैसे हुआ? अब राज्यों का भी तो गठन करना था। 500 से ज़्यादा ऊपर रियासतें थीं पूरे भारत में। अब 1920 के दशक में स्वतंत्रता संघर्ष की मुख्य पार्टी भारतीय कांग्रेस, कब इसकी स्थापना हुई? 1885 में, है ना। पहले अध्यक्ष कौन रहे इसके? WC बनर्जी थे। कांग्रेस ने आश्वासन दिया कि जैसे ही देश आज़ाद हो जाएगा, 1920 में आश्वासन दे चुकी थी कांग्रेस, प्रत्येक बड़े भाषाई समूह, भाषा यानी भाषा से जुड़ी हुई चीज़ें, भाषाई समूह का अपना अलग प्रांत होगा। इन्होंने बोल दिया कि भाषाओं के आधार पर हम राज्यों का बंटवारा कर देंगे। आज़ादी मिलने के बाद कांग्रेस ने इस आश्वासन को पूरा करने के लिए कोई कदम नहीं उठाए। कांग्रेस जीत गई, कांग्रेस शांति से बैठ गई, हमें कोई मतलब नहीं है फिलहाल में, एकदम शांति से बैठ गई आज़ादी के बाद। और आज़ादी के समय पर कांग्रेस ही सबसे बड़ी पार्टी निकल के आई थी, क्योंकि भारत धर्म के आधार पर बंट चुका था। भारत को धर्म के आधार पर पाकिस्तान और भारत में बांट दिया गया था। इसलिए महात्मा गांधी की तमाम इच्छाओं और प्रयासों के बावजूद यह स्वतंत्रता एक राष्ट्र को नहीं बल्कि 2 राष्ट्रों को मिल रही थी। हमारे राष्ट्र को बस स्वतंत्रता नहीं मिली, किस किस को मिली? भारत और पाकिस्तान को मिली। 2 राष्ट्र हो गए। देश विभाजन के फलस्वरूप हिंदुओं और मुसलमानों के बीच हुए भीषण दंगों में 10 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए 1947 में।
दंगों में। ऐसे में यह चिंता स्वाभाविक थी कि क्या हमारे देश भाषा के आधार पर इस तरह के और बंटवारे झेल सकता है। यानी अभी तो आपने धर्म के आधार पर बंटवारा किया, हो गया, 10 लाख लोग मारे गए। अब आप भाषा के आधार पर बंटवारा करने बैठ जाइए, 10 लाख और लोग मारे जाएंगे। तो क्या ऐसे भी भीषण दंगे जो हो रहे थे, ऐसा हमारा राष्ट्र हर रोज झेल पाएगा क्या, कि हमारे नेता देख पाएंगे कि जनता ऐसे मर रही है। इसलिए कांग्रेस शांति से बैठ गई कि थोड़ी शांति रखी, और भाषा के आधार पर कांग्रेस ने उतना ज़्यादा इसको जोर नहीं दिया कि हम भाषा के आधार पर तुरंत ही राज्यों को बंटवारा कर सकें। लेकिन देखिए, जनता जनता है और सरकार कुछ कर भी नहीं सकती जनता का। भाषा के आधार पर राज्य बटे भी आगे और अच्छे खासे दंगे भी हुए और काफ़ी लोग मारे भी गए। आगे देखिए, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और उप प्रधानमंत्री वल्लभ भाई पटेल दोनों प्रथम हैं। प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, प्रथम उप प्रधानमंत्री वल्लभ भाई पटेल। भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की नीति के विरोधी थे। ये लोग नहीं चाहते थे कि भाषा के आधार पर आप राष्ट्रों को बांटें या राज्यों को बांटें। विभाजन के बाद नेहरू ने कहा कि उपद्रवकारी प्रवृत्तियां सिर उठा रही हैं। आई बात समझ में? उपद्रवकारी यानी वो जो लोग उपद्रव कर रहे थे, जो लोग दंगे करवा रहे थे, वो जो लोग हैं वो सिर उठा रहे हैं, जिन पर अंकुश लगाने के लिए राष्ट्र को शक्तिशाली और एकजुट होना चाहिए। वरना जैसा कि पटेल ने कहा था, क्या कहा था पटेल साहब ने, इस समय भारत की पहली और आखिरी ज़रूरत यही है कि उसे एक राष्ट्र बनाया जाए। मतलब इस तरीके से बिखरा पड़ा था राष्ट्र, उस चीज़ को इकट्ठा किया जाए। राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने वाली हर चीज़ आगे बढ़नी चाहिए और इसके रास्ते में रुकावट डालने वाली हर चीज़ को खारिज कर दिया जाना चाहिए। हमने यह कसौटी भाषाई प्रांतों के सवाल पर भी अपनाई और इस कसौटी के हिसाब से हमारी राय में समर्थन नहीं दिया जा सका। आगे देखिए क्या है, क्योंकि कांग्रेस के नेता अपने वादे से पीछे हट रहे थे। मतलब भाषा के आधार पर राष्ट्रों को बांटना नहीं चाहते थे, इसलिए जगह जगह पर असंतोष फैल गया। जब आप पहले वादा कर चुके हैं और अब उस चीज़ में आप शांति पकड़ के बैठे हैं तो जनता शांत बैठ जाएगी क्या? नहीं बैठेगी। भाषा के आधार पर राष्ट्रों को बांटने के लिए जनता ने फिर से वही चीज़ें की, दंगा फसाद हुए, है ना। कन्नड़ भाषी राज्य, मलयालम भाषी, मराठी भाषी अपने अपने राज्यों के इंतजाम में थे। मतलब कन्नड़, जो लोग कन्नड़ बोलते थे उन लोगों का था कि जितने क्षेत्र में कन्नड़ बोलते हैं वो हमारा राज्य अलग होगा। मलयालम वाले मलयालम आज कहाँ बोली जाती है मलयालम? आज की डेट में मलयालम केरल में बोली जाती है। मराठी महाराष्ट्र में मिल जाएगी आपको, है ना। सबसे गहरा असंतोष मद्रास प्रेसिडेंसी की तेलुगु भाषी में दिखाया गया। मतलब मद्रास में, जो मतलब आज का तमिलनाडु, जहाँ पे तेलुगु बोली जाती है ना, उस समय पे सबसे पहले ये चीज़ें असंतोष पैदा हुआ। उस समय पर दंगे सबसे पहले वहीं हुए जब 1952 के आम चुनाव में नेहरू द्वारा चुनाव प्रचार के लिए गए तो लोगों ने उन्हें काले झंडे दिखाए। कहाँ पे? तेलुगु में मतलब तमिलनाडु मद्रास में वहाँ पे गए नेहरू जी, तो वहाँ को इनका विरोध किया गया कि आप जाइए, हमें नहीं भाई वोट देना आपको, सीधी सी बात है। आपने जो है भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं किया। ये चीज़ इन लोगों के मन में थी। उन्हें काले झंडे दिखा दिए। हमें आंध्रा चाहिए इन्होंने बोला, है ना। आंध्र प्रदेश नहीं नाम था उस समय पे, आंध्रा था। उसी साल अक्टूबर में वयोवृद्ध गांधीवादी पोट्टी श्री रामालू तेलुगु भाषाई के हितों की रक्षा के लिए आंध्र प्रदेश राज्य के गठन के लिए मांग करते हुए भूख हड़ताल पर बैठ गए। कौन? पोट्टी श्री रामालू। इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है कि सबसे पहले तो पूछा जाता है कि कौन सा राज्य भाषा के आधार पर फर्स्ट टाइम बना था, तो आंध्र प्रदेश बना था। दूसरी बात पूछा जाता है कि कौन सी भाषा के आधार पर बने था, तेलुगु भाषा के आधार पर बना था। तीसरी बात पूछी जाती है कि कौन से ऐसे व्यक्ति थे जिनकी हड़ताल के आधार पर बना था, तो पोट्टी श्री रामालू थे और इनकी मृत्यु भी हो चुकी थी, ठीक है, हड़ताल पर बैठे बैठे। आगे देखिए, जैसे जैसे अनशन आगे बढ़ा, बहुत सारे लोग श्री रामालू के समर्थन में आगे आए। जगह जगह लोग हड़ताल करने लगे और जुलूस निकालने लगे। अब आगे देखिए, आगे क्या है, ये पोट्टी श्री रामालू ये रहे और देखिए इधर पर इनकी मृत्यु हो गई थी। अनशन पर बैठे बैठे इनकी मृत्यु हो गई थी। इसके बाद ही राज्य जो है तेलुगु भाषा के आधार पर बनाया गया था। 58 दिन के अनशन के बाद 15 दिसंबर 1952 को पोट्टी श्री रामालू का देहांत हो गया। जैसे ही यह खबर अखबार में आई, पोट्टी श्री रामालू के देहांत की खबर से पूरे आंध्रा को अस्त व्यस्त कर डाला। विरोध इतना व्यापक और गहरा था कि केंद्र सरकार को आखिरकार यह मांग माननी पड़ी। इस तरह 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश के रूप में एक नए राज्य का गठन हुआ, जो बाद में आंध्र प्रदेश बना। तो पूछा जाता है कब हुआ, तो 1 अक्टूबर 1953 याद रखना। आंध्र की स्थापना
के बाद एक भाषाई समुदाय भी अपने अलग अलग राज्यों की मांग में लग गए। फलस्वरूप एक राज्य पुनर्गठन आयोग आया जिसने 1956 में अपनी रिपोर्ट दी। एक राज्य पुनर्गठन आयोग आया जिसने 1956 में अपनी रिपोर्ट दी। आयोग ने सुझाव दिया कि असमिया वाले, बंगला वाले, उड़िया, तमिल, मलयालम, कन्नड़, तेलुगु, इन सब भाषा के आधार पर राज्यों को अलग अलग किया जाए। और क्या हुआ, अलग अलग प्रांतों का गठन करने के उद्देश्य से जिलों और प्रांतों की सीमा को पुनः तय किया जाए। उत्तर भारत के विशाल हिंदी भाषा क्षेत्र को बांटकर कई राज्यों में बना दिया। अब 9 राज्य थे, पूरे उत्तर भारत में हिंदी बोलते थे, तो इतना बड़ा राज्य तो आप बना नहीं सकते थे कि पूरे उत्तर भारत को ही एक राज्य घोषित कर दें, क्योंकि बड़ा राज्य था। आज की डेट में तो कम से कम 9 राज्य हैं, उस समय पे कितने 7-8 तो रहे होंगे, 7-8 नहीं 5-6 तो रहे होंगे। आगे देखिए क्या हुआ, कुछ समय बाद 1960 में बम्बई प्रांत को मराठी और गुजराती भाषा में बांट दिया गया। ये पूछा जाता है कि बम्बई प्रांत और गुजरात का डिवाइड हुआ, अलग राज्यों में बांट दिया गया। 1966 में पंजाब का विभाजन किया गया, पंजाब से हरियाणा को अलग किया गया, है ना। तो पंजाब में पंजाबी बोली जाती है, लेकिन हरियाणा में हरियाणवी के साथ साथ हिंदी भी बोली जाती थी। आगे देखिए क्या है, भाषाई राज्यों का गठन। तो देखिए ये रहे राज्य आपके, आप इसको देख सकते हैं आराम से, इधर रहा दिल्ली। तो इस प्रकार से कुछ बट गए थे, हैदराबाद, मैसूर, इसके बाद आगे चीज़ें चलें। ये 1947 का दिखाया गया है नक्शा। आगे देखिए इधर पे, ये आज का दिखाया गया है, आज आप इसको देख सकते हैं। आगे देखिए, अब देखिए आगे क्या था कि विकास और योजना भी तो बनानी थी, हमें राष्ट्र को आगे भी तो ले जाना था, लोगों को काम भी तो देना था। तो विकास की योजनाएं बनाई गई। भारत और भारतीयों को गरीबी से मुक्त कराने और आधुनिक तकनीकी एवं औद्योगिक आधार निर्मित करना नए भारत का एक बड़ा लक्ष्य था। 1950 में सरकार ने आर्थिक विकास के लिए नीतियाँ बनाई और उनको लागू करने के लिए एक योजना आयोग का गठन किया। योजना आयोग, जिसको आज हम नीति आयोग के नाम से जानते हैं। 2015 में योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया था, है ना। इस बारे में ज़्यादातर सहमति थी कि भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था के रास्ते पर चलेगा। यहाँ राज्य और निजी क्षेत्र दोनों ही उत्पादन बढ़ाने और रोजगार पैदा करने में महत्वपूर्ण और परस्पर पूरक भूमिका अदा करेंगे। आगे देखिए, और किस क्षेत्र की क्या भूमिका होगी, अर्थात कौन से उद्योग सरकार द्वारा, कौन से उद्योग बाजार द्वारा यानी निजी उद्योगपतियों द्वारा लगाए जाएंगे, विभिन्न क्षेत्रों और राज्यों के बीच किस तरह का संतुलन बनाया जाएगा, इन सबको परिभाषित करना योजना आयोग का काम था। योजना नाम ही है उसका, योजना, हर चीज़ की योजना बनाना, राष्ट्र को कैसे विकसित किया जाए, है ना। तो इन चीज़ों की योजना बनाना। अब देखिए आगे 1956 में दूसरी पंचवर्षीय योजना तैयार की गई। 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना आई थी, इस चीज़ को याद रखना। इस योजना में इस्पात जैसे भारी उद्योगों तथा विशाल बांध परियोजनाओं आदि का सबसे ज़्यादा जोर दिया गया। 1951 में खेती पर जोर दिया गया था फर्स्ट पंचवर्षीय योजना में, लेकिन सेकंड वाली में क्या किया गया था कि इस्पात, स्टील उद्योग और भारी जो डैम बनाना है, इन सब चीज़ों को जो है आगे रखा गया था। ये काम सरकारी नियंत्रण के अंतर्गत रखे गए, प्राइवेट लोग तो कर नहीं सकते। आगे देखिए, भारी उद्योग पर यह जोर और अर्थव्यवस्था की राज्य नियंत्रण की कोशिशें अगले कुछ दशकों तक आर्थिक नीति को प्रभावित करती रहीं। इस पद्धति के बहुत सारे समर्थक थे तो कुछ मुखर विरोधी भी थे। कुछ लोगों को लगता था कि इस प्रणाली में खेती पर पर्याप्त जोर नहीं दिया जा रहा है। आगे देखिए क्या है, पंचवर्षीय योजना पर नेहरू की रिपोर्ट दी हुई है, आप पढ़ लेना आराम से, कोई बड़ी बात नहीं है। नेहरू के क्या विचार थे पंचवर्षीय योजना को लेकर, इस चीज़ को पढ़ लेना। आगे देखिए, कुछ लोगों का कहना था कि प्राथमिक शिक्षा की उपेक्षा हो रही है, प्राथमिक शिक्षा उनकी उपेक्षा हो रही है। धीरे धीरे पंचवर्षीय योजना बढ़ी, धीरे धीरे हर चीज़ को प्राथमिकता दी गई। कुछ अन्य लोगों का मानना था कि आर्थिक नीतियों के कारण पर्यावरण पर पड़ रहे प्रभावों पर उचित ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो जो पर्यावरणविद थे ना, जो एनवायरनमेंट से संबंधित थे, उन लोगों ने अपनी चीज़ें रखी कि आप ये जो चीज़ कर रहे हैं ना, ये पर्यावरण को प्रभाव डाल रही है। जैसे देखिए यहाँ क्या हुआ, महात्मा गांधी की अनुयायी थी मीरा बहन, उन्होंने 1949 में लिखा, विज्ञान और मशीनरी के द्वारा उसे किसी मानवता को कुछ समय तक भारी फायदा हो सकता है स्टार्टिंग में, लेकिन आखिरकार तबाही ही मिलेगी। इन्होंने उस समय पर इस चीज़ को बोल दिया था, और आज वही चीज़ हो रही है कि हम विकास तो कर रहे हैं, लेकिन पूरे देश के, पूरे मतलब वर्ल्ड में पर्यावरण की समस्या है, एनवायरनमेंट की।
हमें कुदरत के संतुलन का अध्ययन करके उनके नियमों के हिसाब से अपनी ज़िंदगी चलानी चाहिए, तभी हम स्वस्थ और नैतिक जीवन जी सकते हैं सभ्यता से। और अगर हम पर्यावरण से छेड़खानी करते हैं, कुदरत से छेड़खानी करते हैं, तो हमें बहुत दिक्कत आई। ये चीज़ मीरा बहन ने 1949 में बोल दी थी, और वही चीज़ हो रही है आज। कौन सी उसमें बड़ी बात है, हो भी तो रही है वही चीज़। आगे देखिए क्या है, एक स्वतंत्र विदेश नीति की चाह। तब देखिए और राज्यों से भी तो हमें क्या करना था, और राज्यों से भी तो हमें जाना था, और देशों से भी तो हमें संबंध बनाने थे विदेशों से। जिस समय भारत को आज़ादी मिली उस समय दूसरे विश्व युद्ध की तबाही को कुछ ही समय हुआ था। कब तक चला था? 1939 से 1945 तक चला था ना। और हमारा देश कब आज़ाद हुआ? 47 में। तो कौन सी बड़ी बात है, विश्व युद्ध चल ही तो रहा था, मतलब समाप्त ही तो हुआ था, लोग बाग उससे निकल थोड़ी पाए थे। अब देखिए 1945 में गठित की गई एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था बनाई गई, संयुक्त राष्ट्र, यूनाइटेड नेशन, जिसको हम यूएन भी बोलते हैं, यूनाइटेड नेशन। कब बनाई गई? 1945 में, 1 अक्टूबर 1945। अभी अपने शैशव काल में थी। शैशव काल यानी अभी उसका बचपन था, अभी खड़ी हुई थी। 1945 में बनी ही तो थी। 1947 में हमें आज़ादी मिली। 1950 और 1960 के दशकों में शीत युद्ध का उदय हुआ। शीत युद्ध किन दो देशों के बीच चला? शीत युद्ध से बच्चे अंदाज़ा लगाते हैं ठंडियों का युद्ध, मतलब ठंडी ठंडी में चलेगा, गर्मी में बंद रहेगा, ऐसा नहीं था। शीत युद्ध का मतलब क्या था? पहली बात तो अमेरिका और सोवियत संघ के बीच हुआ था शीत युद्ध। सोवियत संघ, जिसको हम रूस कहते हैं, और वो रूस जब 1991 में टूटा सोवियत संघ, तो रूस तो एक बड़ा देश बन के निकला, लेकिन इससे 15 छोटे छोटे राज्य और देश और जुड़े थे। राज्य, सॉरी, बार बार राज्य निकल रहा है, देश, कंट्री, ठीक है। जैसे यूक्रेन है ना, लातविया, इसके बाद आपका किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये सब जो राज्य थे तान वाले, पाकिस्तान और अफगानिस्तान को छोड़कर जो 5 अलग राज्य हैं आपके, वो भी सारे जो हैं सोवियत संघ के हिस्से थे। तो 2 देशों के बीच में चला था, यूएस और रसिया नहीं, उस समय का सोवियत संघ। आगे देखिए, तो शीत युद्ध का मतलब क्या था? शीत युद्ध का मतलब है ऐसा नहीं कि आप जैसे टीवियों में दिखाया जाता है उठाए भाले बर्छी हो बस लगे लड़ने के लिए, ऐसा नहीं था। शीत युद्ध का मतलब है आराम आराम से आप लड़ रहे हैं, दिखने कुछ नहीं रहा है, लेकिन आप कट्टर दुश्मन हैं, वो चीज़ सबको दिख रही है। तो ये होता है शीत युद्ध, यानी ठंडा सा युद्ध। मतलब वो दिखने वाला युद्ध नहीं है कि बम फोड़ दिए और पहुंच गए भाले बर्छी लेके मारने में लगे, घोड़ा हाथी लेके, वो चीज़ नहीं थी। शीत युद्ध से अब आप ये चीज़ का अंदाजा मत लगाना कि शीत युद्ध यानी सर्दियों का युद्ध, ठीक है। शीत युद्ध मतलब शांति का युद्ध होता है। शक्तिशाली देशों के बीच प्रतिद्वंद्विता पैदा हुई और अमेरिका और सोवियत संघ के बीच वैचारिक टकराव गहरे होते गए। सोवियत संघ टूटा कब? 1991 में। सबसे बड़ा देश कौन सा निकला? रूस। फलस्वरूप दोनों देशों ने अपने अपने समर्थक देशों को मिलकर सैनिक संगठन बना लिए थे। यही समय था जब औपनिवेशिक साम्राज्य ध्वस्त हो रहे थे और बहुत सारे देश स्वतंत्रता प्राप्त कर रहे थे। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू नव स्वाधीन भारत के विदेश मंत्री भी थे। कौन थे? प्रधानमंत्री के साथ साथ विदेश मंत्री भी थे। उन्होंने इस संदर्भ में स्वतंत्र भारत की विदेश नीति की रूपरेखा तैयार की। गुटनिरपेक्ष आंदोलन इसी विदेश नीति का मूल आधार थे। आगे देखिए, मिस्र, स्लोवाकिया, इंडोनेशिया, घाना, भारत के राजनेताओं के नेतृत्व में गुटनिरपेक्ष आंदोलन में दुनिया के देशों से आह्वान किया कि वे इन दोनों मुख्य सैनिक गठबंधनों में शामिल हो जाएं। परंतु गठबंधनों से दूर रहने की इस नीति का मतलब अलग थलग या तटस्थ रहना नहीं था। अलग थलग रहने का मतलब था कि विभिन्न देश अंतर्राष्ट्रीय मामलों से दूर रहें, जबकि भारत जैसे गुटनिरपेक्ष देश तो अमेरिका और सोवियत गठबंधनों के बीच सुलह सफाई में एक अहम भूमिका अदा कर रहे थे। मतलब इनकी सुलह करा रहे थे ना। इन देशों में क्या होता है, जब हम 2 दोस्तों की लड़ाई हो जाती है तो कोई तीसरा पर्सन आके उसको सुलह करेगा, तो वही चीज़ थी यहाँ पे। इन देशों ने युद्ध को टालने के प्रयास किए और अक्सर युद्ध के खिलाफ मानवतावादी और नैतिक रवैया अपनाया, परंतु विभिन्न कारणों से भारत सहित बहुत सारे गुटनिरपेक्ष देशों को युद्ध का सामना करना पड़ा। 1970 के दशक तक बहुत सारे देश गुटनिरपेक्ष आंदोलन के सदस्य बन चुके थे। चलिए इसको देखिए आगे। राष्ट्र के 60 वर्षों के बाद अब हम बात करेंगे, ये हम चीज़ें देख चुके हैं। 1947 के बाद की घटना है बहुत सारी, 1956 तक, 1953 तक आंध्र प्रदेश बना,
है ना। 1956 में हम लोगों ने देखा दूसरी पंचवर्षीय योजना आई। अब बीच की सारी चीज़ें छोड़ दीजिए, जो चलता है चलने दीजिए। अब आगे देखिए, राष्ट्र के 60 साल बाद यानी 2007 की बात कीजिए आप। 15 अगस्त 2007 को हमने एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अपनी 60वीं वर्षगांठ मनाई है। इस दौरान हमारे देश का प्रदर्शन कैसा रहा, संविधान में तय किए गए आदर्शों को हम किस हद तक साकार कर पाए हैं, किस तरीके से चीज़ें चल रही हैं। भारत अभी भी एक है और लोकतंत्र राह पर चल रहा है। यह गर्व करने लायक उपलब्धि है। बहुत सारे विदेशी प्रेक्षकों को अब मानना था कि भारत एक देश के रूप में ज़्यादा समय तक नहीं टिक पाएगा, यानी इनका मानना था कि नॉर्थ और साउथ तो बट ही जाएगा, ज़्यादा थोड़ी चल पाएगा भारत। उन्हें लगता था कि भारत का प्रत्येक क्षेत्र या भाषाई समूह अपने अलग राष्ट्र की मांग करेगा। राज्य जरूर अलग हो गए लेकिन देश अलग नहीं हुए, है ना, और इसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। कुछ विशेषज्ञों को लगता था कि भारत सैनिक शासन के कब्जे में आ जाएगा, मतलब सेना जो है ज़्यादा ऊपर आ जाएगी, जैसा कि म्यांमार में इस समय पर चल रहा है। परंतु ये सारी आशंकाएं निर्मूल साबित हुई, यानी कोई भी ये चीज़ें नहीं चल पाई। आज़ादी से अब तक 13 आम चुनाव हो चुके हैं और राज्यों और स्थानीय निकायों के लिए सैकड़ों चुनाव हो चुके हैं। हमारे यहाँ स्वतंत्र प्रेस है और एक स्वतंत्र न्यायपालिका है। इसके अलावा यहाँ के लोगों की भाषाई विविधता या धार्मिक विविधता भी राष्ट्रीय एकता की राह में रुकावट नहीं बन पाई है। आगे देखिए, परंतु दूसरी ओर यह भी सच है कि आज भी हमारे देश में गहरे मतभेद बने हुए हैं। अब देखिए, मतभेद तो आप सोचें कि पूरी तरीके से ख़त्म हो जाए, बहुत अच्छा राष्ट्र हो जाए, हर इंसान सबके लिए भला सोचने लगे, कहीं भी क्राइम ना हो, तो ऐसा तो नहीं होगा। सब चीज़ें ऊपर नीचे चलती रहती हैं। देखिए, संवैधानिक गारंटियों के बावजूद अछूत समुदाय या जिन्हें अब दलित कहा जाता है, आज भी हिंसा और भेदभाव से जूझ रहे हैं। आज भी हो रही ये चीज़ें। ग्रामीण भारत के बहुत सारे भागों में अभी भी वे साझा जल स्रोतों, मंदिरों, मैदानों और अन्य सार्वजनिक स्थानों का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। संविधान में दिए गए धर्मनिरपेक्ष आदर्शों के बावजूद बहुत सारे राज्यों में विभिन्न धार्मिक समूहों के बीच कई बार टकराव हो चुके हैं। और सबसे परेशानी की बात यह है कि इस बीच अमीर और गरीब का फासला लगातार बढ़ता गया है। भारत के कुछ भागों और कुछ समूहों को आर्थिक विकास से भारी फायदा हुआ है। वे आलीशान घरों में रहते हैं, महंगे रेस्टोरेंट में खाते हैं, बच्चों को महंगे निजी स्कूलों में पढ़ाते हैं और विदेशों में छुट्टियों पर बेहिसाब पैसा उड़ाते हैं। दूसरी ओर बहुत सारे लोग आज भी गरीबी रेखा के नीचे ही हैं, शहरी झुग्गी बस्तियों में रहते हैं, बंजर देहात में रहते हैं। बहुत सारे लोग अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाते हैं। तो अमीरी गरीबी, ये चीज़ तो आपको देखिए, अमीरी गरीबी का क्या है कि हमारे पर खुद पर डिपेंड करता है। काम है लेकिन जब हम काम करना ना चाहें तो गरीब तो रहेंगे ही, ये चीज़ हम पर ही डिपेंड करती है। पढ़ाई है लेकिन हम पढ़ना ना चाहें तो शिक्षित कैसे होंगे। हमारे संविधान कानून की नज़र में सबको बराबर मानता है, हमारे संविधान से सबको बराबर मान्यता मिलती है, लेकिन असली ज़िंदगी में कुछ भारतीय औरों के मुकाबले ज़्यादा बराबर हैं। स्वतंत्रता के समय तय की गई कसौटियों के हिसाब से देखें तो भारतीय गणतंत्र बहुत बड़ी सफलता का दावा नहीं कर सकता, लेकिन यह भी सच है कि वह विफल नहीं हुआ है। लेकिन अब सोचें कि एक इंसान आपके सपोर्ट में हो तो वो चीज़ तो नहीं हो पाएगी। श्रीलंका में उस समय पर क्या हो रहा था 1956 में देख लीजिए, क्योंकि श्रीलंका से तमिलनाडु भी जुड़ा हुआ है ना, नीचे की साइड। तो उस समय पे क्या चल रहा था, इस समय तमिल, यहाँ पे बहुत सारे तमिल लोग हैं, बाकी यहाँ पे सिंगली लोग हैं, सिंगली भाषा बोली जाती है। इसको पढ़ लेना, अच्छी चीज़ है। श्रीलंका में क्या हुआ 1956 में, क्योंकि तमिलनाडु से जुड़ा हुआ है, पढ़ लेना इसको। अब ले लीजिए आप, इतने में पूरा स्क्रीनशॉट इकट्ठा आ जाएगा, है ना। चलिए, हो गया, क्वेश्चन आंसर बाद में देख लेंगे, क्वेश्चन आंसर वाली वीडियो में। यहाँ पे आपका क्लास 8 का तो ख़त्म हो गया, समाप्त एंड हो गया। इसके बाद हमें कौन सा देखना है, तो इसके बाद हम लोग देखेंगे कौन सा, इसके बाद क्लास 9 का देखेंगे। मात्र 6 चैप्टर हैं 9 और 10 में, शायद देख लेंगे एक बार कितने चैप्टर हैं। बहुत जल्दी समाप्त हो जाएंगे आपके, एक दिन में 2 चैप्टर, 3 दिन में आपका समाप्त हो जाएगा। चलिए, मिलेंगे कक्षा 9 के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।